हेलो छात्रों, आप लोगों का इस दिव्य सक्सेस पॉइंट और दिव्य जीएस पॉइंट में हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छात्रों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए इकोनॉमिक्स लेकर आए हैं और कुछ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट जो पिछले क्लास में शेष रह गए थे उसको हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंजप्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। कंजप्शन क्या होता है, इसके अर्थ, परिभाषा, इसका विशेषता, इसकी जो उपभोग का फलन के बारे में हमने चर्चा किया था। एमपीसी, एमपीएस है ना, ईपीसी, एपीएस, ये सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। ग्राफ के माध्यम से भी हम उसके फलनात्मक संबंध को हमने बताने की कोशिश की थी। आज आगे आइए हम लोग कुछ चर्चा नया चीज़ करते हैं उपभोग के अंतर्गत। अब ये बताइए छात्रों कि किसी भी चीज़ का जब उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? लोग उसका उपभोग करें, उसका खरीदे, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन जब बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, विनिमय, एक्सचेंज, निवेश और प्रॉफिट, ये सारे चीज़ जब अप होंगे, सभी बढ़ेंगे, तो हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अगर उत्पादन कम होता है तो उपभोग भी प्रभावित होगा, विनिमय प्रभावित होगा, है ना, वितरण प्रभावित होगा, निवेश, सारी चीज़ प्रभावित हो जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी सब हमने बताया था। आज भी एक महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा करेंगे। उत्पादन के बारे में हमने बता दिया था। ये जो उपभोग जो है, उपभोग कैसे होता है? कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उपभोग करने के लिए उपभोक्ता की जो सबसे आवश्यक चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स में, वो होती है डिमांड। डिमांड है ना, यानी इसको हम हिंदी में मांग कहते हैं। मांग के बिना कोई भी वस्तु का उपभोग कर सकता है जी? नहीं कर सकता है। उपभोक्ता की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो डिमांड होती है, मतलब मांग होती है। मांग अब कैसे निर्धारित करती है? परचेसिंग पावर पर निर्भर करता है ना। परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर किसे कहते हैं? तो इसको क्रय शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्रय शक्ति आप लोग समझ रहे होंगे। खरीदने की जो शक्ति होती है, किसी भी वस्तु को खरीदने की शक्ति को ही हम क्रय शक्ति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति मोबाइल रखता है, यानी 50,000 का मोबाइल रखता है, कोई व्यक्ति जो है 15,000 के मोबाइल से भी काम चला लेता है। तो व्यक्ति ए अगर 50,000 रुपये का मोबाइल यूज कर रहा है और व्यक्ति बी जो है 15,000 के मोबाइल का यूज कर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट क्यों ऐसा अंतर है? क्योंकि उसको क्रय शक्ति दोनों व्यक्तियों में भिन्न भिन्न है। एक ही अधिक इनकम है, उसकी बहुत सारी पॉइंट है जिसके वजह से उसकी क्रय शक्ति 50,000 की है, इसलिए वो महंगा सेट खरीद रहा है। व्यक्ति बी का क्रय शक्ति कम है तो कम सस्ता सेट खरीद रहा है। मतलब समझ में आ गई होगी बातें कि क्रय शक्ति का मतलब ही होता है किसी भी वस्तु को खरीदने की जो हमें क्षमता होती है, आर्थिक क्षमता, उसको पे करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्रय शक्ति कहते हैं। तो अगर हमारा क्रय शक्ति कम होगा तो क्या होगा? डिमांड भी कम होगा। डिमांड कम होगा तो उपभोग भी कम होगा। अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा। तो ये एक चैन के सिस्टम की तरह काम करता है। और ये क्रय शक्ति किस चीज़ पर निर्भर करता है? किसी भी व्यक्ति की क्रय शक्ति उसकी इनकम पर निर्भर करता है कि नहीं? एकदम इनकम मतलब आय। अगर व्यक्ति की आय कम है, आय अगर कम है तो क्या होगा? परचेसिंग पावर भी कम होगा। परचेसिंग पावर जब कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। डिमांड कम होगा तो उपभोग भी कम होगा, राइट? लेकिन अगर इसको अगर मिटा दें, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम अगर अधिक है तो परचेसिंग पावर भी अधिक होगा, डिमांड भी अधिक होगा, फिर डिमांड अधिक होगा तो उपभोग भी अधिक होगा। यानी ये एक दूसरे से चैन से जुड़ा हुआ है। उपभोग, डिमांड, परचेसिंग पावर और इनकम। इनकम जिसकी अधिक रहेगी उसे अधिक परचेसिंग पावर रहेंगे, जिसका इनकम कम रहेगा परचेसिंग पावर कम रहेगा। और परचेसिंग पावर डायरेक्ट डिमांड से जुड़ा हुआ है, डिमांड जाके उपभोग से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो उत्पादन करता है, निवेश करता है ना, या प्रॉफिट कमाता है या हानि होता है, या जो भी चीज़ें होती है उत्पादन से, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो भी वो एक्शन करता है, जो भी वो क्रियाकलाप करता है, वो सभी चीज़ें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनकम से जुड़ी होती है।
अब इनकम सरकारें भी क्या करना चाहती है, लोगों की सरकारें चाहती है कि उपभोग बढ़े, उपभोग बढ़े तो डिमांड बढ़ेगा, तभी उपभोग बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर रहेगा, तभी तो डिमांड बढ़ेगा, और परचेसिंग पावर कम रहेगा तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगा। और परचेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी सरकारें या कोई भी कंपनी डायरेक्ट उपभोग को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि उपभोग को बढ़ावा देगी, प्रचार प्रसार कर, लेकिन लोग खरीदेगा तब ना जब उसको इनकम रहेगा। तो कोई भी सरकारें या व्यक्ति उपभोग, डिमांड, परचेसिंग पावर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय वो इनकम पर ध्यान देता है। इनकम बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो ये सभी घटेगा। तो इनकम को बढ़ावा देने के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करती है, और व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार के उद्यम करता है, उत्पादन करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तब जाकर के इनकम बढ़ता है। तो इनकम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए सरकारें इनकम को कैसे बढ़ाती है या कैसे घटाती है, इसमें समझने वाली चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पे कमीशन। पे कमीशन आप लोगों ने सुना होगा 7वां वित्त आयोग, 6ठा वित्त आयोग, वित्त आयोग 15वां 14वां, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और पे कमीशन एक होता है वित्त आयोग, है ना, पे कमीशन। तो अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है, इसके पहले 6ठा पे कमीशन था। इसके बाद में ये जो पे कमीशन बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। यानी ये पे कमीशन क्या है, सरकार एक ऐसी आयोग बनाई हुई है, ऐसा कमीशन बनाई हुई है जिसके तहत जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, उस हिसाब से उसकी आय भी बढ़नी चाहिए। अगर व्यक्ति का आय उस हिसाब से नहीं बढ़े जिस गति से महंगाई बढ़ रही है या वस्तुओं की जो अन्य चीज़ें बढ़ रही है, तो व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदने के लायक नहीं रहेगा। उसकी क्रय शक्ति इंक्रीज जब नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होगी, परचेसिंग पावर, डिमांड, उपभोग। और ये अगर सब घटेगा तो इकोनॉमी का क्या होगा, कभी भी विकास संभव नहीं होगा। इकोनॉमी भी हमारा यानी अर्थव्यवस्था भी हमारा क्या होगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। इसलिए ये सब के विकास के लिए सरकारें जो पहली पहल करती है वो पे कमीशन, वो समय समय पर 8 साल 10 साल समय समय पर पे कमीशन लाती है, डीए लाती है ना, डेवलपमेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस देती है अपने कर्मचारियों को, अपने जो काम करती है सरकार के अधीन में नौकरी पेशा वाले लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती है पे कमीशन के तहत। और समय समय पर उसका रिवाइज होता रहता है पेमेंट, और बढ़ता रहता है पेमेंट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की इनकम आज 15,000 है और कुछ समय के बाद उसकी इनकम 50,000 हो गए। तो ये 15 से 50,000 बढ़ने के पीछे क्या है, ये पे कमीशन है, डीए है, महंगाई है, उसका पेमेंट जो है समय समय पर रिवाइज होता आया है। तो ये क्यों बढ़ा है, इस इनकम को बढ़ाने के लिए। और इनकम जब बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो सरकारें इस पॉइंट पर सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। और दूसरा एक और काम करती है सरकार, स्किल डेवलपमेंट भी करती है। ठीक है, स्किल स्किल डेवलपमेंट कैसे करती है सरकारें, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए व्यक्ति को कुछ रुपए पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ITI कर रहा है या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है, तो टेक्निकल कोर्स करने की वजह से उसमें क्या होगा, जो स्किल होगी, उसकी कुशलता होगी, बढ़ जाएगी पहले की अपेक्षा। वो पहले अकुशल श्रमिक हुआ करता था, अकुशल कारीगर हुआ करता था, लेकिन अब जब वो कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले लिया, विशेष रूप से उसने उस चीज़ की तैयारी कर ली, तो उसके अंदर स्किल जो है, निपुणता आ गई, वो कुशल श्रमिक हो गया, कुशल व्यक्ति हो गया, तो उसकी इनकम बढ़ जाती है। जैसे देखते होंगे कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर टीचर क्यों ही ले लें, अगर जो टीचर है अगर BEd नहीं है, DEd नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो उसकी इनकम कम होती है, अनट्रेंड उसे माना जाता है। ठीक है, ऑन ट्रेंड। और अगर उसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दिया जाता है BEd DEd या विभिन्न प्रकार का अलग अलग, तो वो व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है। ट्रेंड का मतलब उसके अंदर स्किल डेवलप हो जाती है, और स्किल डेवलप करने से उसकी इनकम बढ़ जाती है।
तो ये इनकम को बढ़ाया, जब इनकम बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो ये स्किल डेवलपमेंट ITI करना होता है टीचर में, या बहुत सारे क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक उपयोग, औद्योगिक स्किल बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करती है, और भी सरकारें विभिन्न स्तर से अपना कार्य करती है। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संगठनें हैं जो इन सभी कार्यों को करती है। उस सब का मकसद क्या होता है? इनकम को समय समय पर रिवाइज कराना और बढ़ाना, ताकि इनकम बढ़ेगा लोगों का तभी क्रय शक्ति, मांग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, और जब उपभोग बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, अन्यथा इकोनॉमी का विकास नहीं होगा। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार एक और काम करती है। सरकार क्या काम करती है? तो आपने सुना होगा, अच्छा ये तो पे कमीशन और DA ये सब नौकरी पेशा के कर्मचारियों को मिलता है, तो वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे ये शिक्षित वर्ग से आते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी लगभग शिक्षित व्यक्ति को ही मिलता है, पढ़े लिखे लोग। लेकिन हमारी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग साक्षर है और बहुत निरक्षर भी है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करती है? तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी सरकारें बहुत, या जो रोजगार में नहीं है, या कोई संस्थागत ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, या अनऑर्गेनाइज में ही कोई विशेष रूप से उसे इनकम का स्थायी स्रोत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम 2006 में लॉन्च किया था, 2006 में, जिसका नाम है नरेगा, है ना, नरेगा। इसको नरेगा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रूरल, ये नरेगा को कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, है ना, एक्ट। ये 2006 में आया था। अब आपको कमेंट करके बताना है नरेगा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस जगह पर हुई थी। तो इसमें नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का जो है कि मजदूरी दिया जाता है, जो गांव में है, किसान समाज से आते हैं, या साधारण, जैसे हमने बताया आपको पहले, उन लोगों को 100 दिन की रोजी रोटी पक्की करने के लिए नरेगा के अंतर्गत उन्हें काम दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें काम लिया जाता है और कराया जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नरेगा एक एक्ट के तहत 2006 में जो बना था, ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के बदलापल्ली गांव में, बदलापल्ली। चलिए इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ये SSC के एग्ज़ाम में अक्सर आया है, 1-2 बार आया भी है कि नरेगा जो है किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के बदलापल्ली गांव में सबसे पहले इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। लेकिन आज इस नरेगा का नाम नरेगा नहीं है, इसी का नाम जो है MG नरेगा कर दिया गया है। MG नरेगा। अब MG नरेगा क्या है? इसी को हम लोग मनरेगा भी कहते हैं ना, मनरेगा। जॉब कार्ड वगैरह बनता है, लोगों को 100 दिन की नौकरी दी जाती है, आप लोग मालूम होगा ये सारी चीज़ें। तो इसमें MG जोड़ने का मतलब ये महात्मा गांधी को नाम को दर्शाता है ना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके बारे में कौन नहीं जानता है ना। तो ये नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से उसी योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया। यानी 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, और गिफ्ट के तौर पर महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जो है कि सरकार ने 2006 में जो नरेगा था उसका नाम मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसे हम मनरेगा के यानी MG नरेगा के नाम से जानते हैं, इसके पहले नरेगा। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो किसी अस्थाई कंपनी में, दुकान में, नौकरी, व्यवसाय, या किसी ऐसे संस्था जहां उसको स्थायी स्रोत मिले, वैसे जगह पर जो लोग नहीं हैं, जो एक दिन कमाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, फिर तीसरे दिन उन्हें काम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ये स्कीम लेकर आई है। 2006 में आया और 2009 में इसका नाम बदला गया, इसी नरेगा। तो ये क्यों है कि कम से कम 365 दिन में 100 दिन उन्हें काम मिल जाएगा, तो बाकी 265 जो दिन है
200 सवा 200 जो दिन कार्य बढ़ता है वो किसी अन्य क्षेत्र में काम कर लेंगे, खेती गृहस्थी या किसी, कम से कम भूख तो नहीं रहेंगे। उन्हें खाद्य संसाधन सुरक्षा देने के लिए PDS यानी जो जन वितरण प्रणाली जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है ना, जन वितरण प्रणाली, उसके तहत लोगों को खाद्य सामग्री दिया जाता है और भी बहुत सारी सुविधाएं। तो सरकार ये सारी योजनाएं, मनरेगा हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, पे कमीशन हो, या बहुत सारे उद्योग धंधे भी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है, ट्रेन देती है, उन्हें बोनस देती है, उन्हें लाभांश मिलता है, और यानी धीरे धीरे महंगाई। तो ये सारी चीज़ें का मूल मकसद क्या है? इनकम बढ़ाना। इनकम जब बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा। अगर इनकम घट रहा है तो ये सारी चीज़ें घटती हुई फॉर्म में नज़र आएगी। और जब उपभोग, डिमांड, परचेसिंग पावर, इनकम, ये चारों स्तंभ अगर कमज़ोर रहेंगे तो इकोनॉमी भी हमारा कमज़ोर रहेगी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, विकास कम हो जाएगा। तो देश के सतत विकास के लिए इस चीज़ की आवश्यकता बहुत अधिक है। चलिए अब हम लोग तमिलनाडु से संबंधित कुछ और भी पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु जो है, इसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु नहीं, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बदलापल्ली गांव से MG नरेगा की शुरुआत हुई थी। चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कौन बताएगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी राजधानी पहले हैदराबाद होती थी, हैदराबाद, लेकिन अब इसकी राजधानी अमरावती है। ठीक है, अमरावती प्रस्तावित है, लगभग बन ही गया है, क्योंकि 2014 में ये आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना, जिसकी वजह से ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का कंबाइन कैपिटल यानी राजधानी, दोनों की राजधानी हैदराबाद, जैसे हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की है एक ही तरह, उसी तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। लेकिन उसके तहत ये तय हुआ कि आने वाले 10 सालों में आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी बसा लेगा, जिसका नाम अमरावती होगा। तो इस तरह अमरावती जो है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब देखिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये एग्जाम में भी पूछा था, किस नदी के किनारे है? कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। और हैदराबाद से ही याद रखना है आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, सलार जंग म्यूजियम है ना। सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में ही स्थित है। संग्रहालय है, जो ये SSC में पूछा भी था, सलार जंग म्यूजियम किस जगह पर है? तो ये सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और ये हैदराबाद किसकी राजधानी है? पहले आंध्र प्रदेश की थी, अब जो है तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोग बनाएं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जिन विद्यार्थियों को नहीं आएगा या नहीं बता पाएंगे, मैं उनके लिए अलग से जब अगले क्लास में आऊँगा तो इसका आंसर दूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम, रेलवे म्यूजियम है ना। रेल म्यूजियम, आप लोग रेलवे की परीक्षा करते हैं ना, रेलवे की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो बताइए रेल म्यूजियम कहाँ है? रेल म्यूजियम कहाँ है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? ये सबका स्थान बताना है। ये सब VBI और की पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर SSC में पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ है? नेशनल यानी राष्ट्रीय खेल संग्रहालय है ना, संग्रहालय, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, केबुल लामजाऊ पार्क, केबुल लामजाऊ पार्क कहाँ स्थित है? ये बताना है आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी 4-5 क्वेश्चन हमने आपको दिए। अगले क्लास में ये चारों का आप लोग आंसर हमें बताएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाएं। और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि चैप्टर पढ़ाने के बाद हम 2-4-5 क्वेश्चन अलग अलग समय में अलग अलग के हिसाब से दे देंगे, और कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर जैसे भी हो, आपको यदि पता है तो बताएं, नहीं पता है तो पता करें, है ना, और बताएं। अगर नहीं हो पाएगा तो अगले क्लास में तो हम इसका आंसर देंगे ही देंगे। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क के तरह। कैसे होमवर्क के तरह हुआ, ये होमवर्क करना है और इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। चलिए, उपभोग चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। पिछले क्लास में हमने उपभोग के बारे में कुछ लंबा क्लास किया था, वो सब बता दिया था। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बचा हुआ था हमने इसको इस क्लास में कवर करने की कोशिश की। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे विनिमय के बारे में, यानी एक्सचेंज। जैसे कि उत्पादन के बारे में हमने बताया था ना, उत्पादन, उसके बाद में उपभोग के बाद में विनिमय के बाद में वितरण के बाद में निवेश, ये सब था ना। तो इसमें उत्पादन चैप्टर हो गया। अब आप लोग का उपभोग चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब जो है अगले क्लास में हम लोग विनिमय को पढ़ेंगे, फिर वितरण को पढ़ेंगे, फिर निवेश को पढ़ेंगे, तब जा कर के आर्थिक गतिविधियां चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना। आर्थिक गतिविधियां, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आर्थिक गतिविधियां, यही पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिकल एक्टिविटी चैप्टर चल रहा है। 2 चैप्टर आप लोगों का हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां बाकी है। छोटा छोटा चैप्टर है, अगले क्लास में इसको हम कवर कर देंगे। और आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ जो इकोनॉमिक्स का क्लास है कैसा लग रहा है, इसके बारे में फीडबैक हमें ज़रूर दें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, लैंग्वेज बुझा रहा है कि नहीं, है ना, लिखा हुआ हैंडराइटिंग कैसा है, क्या है, इसके बारे में आप फीडबैक देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेहतर हम आपके लिए कर पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको फिर से दोबारा हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं कि आप अच्छा करें, घर को रहें और अच्छे से पढ़ाई करके बढ़िया से तैयारी करें। जब क्लास खुलेगा, आप सुनने में आ रहा है कि जुलाई से क्लास खुलने वाला है, तो सारी चीज़ें तो खुल ही गई है। अनलॉक 1 जो शुरू हो गया है, ये 30 जून में ख़त्म होगा, और उसके बाद में दूसरे अनलॉक में जो है स्कूल कॉलेज ये सब खुलने का उम्मीद है। जब खुलेगा तो ऑफलाइन क्लास में फिर हम लोग इन सभी चीज़ों को इससे आगे जानेंगे। तब तो घर बैठे इन सभी चीज़ों का आनंद लें। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।